एक बेहद ही गरीब परिवार की खूबसूरत युवती अपनी शादी के सपनों को लेकर शहर पहुंचती है, लेकिन उसके सपनों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है कि जिसकी वजह से वह खूबसूरत युवती इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग एक रिश्ते को शर्मसार समझने के लिए पूरी तरह से मजबूर सा हो जाते हैं। लेकिन जिसके भी कानों में इस तरह की सच्चाई पहुंचती है, वह सुनकर पूरी तरह से दंग भी हो जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तराखंड का और उसी में जाना माना शहर पड़ता है काशीपुर, और ठीक उसी में ही लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है ठीक उत्तर दिशा में फिरोजपुर। मैं बात कर रहा हूँ 24 मई का। अब शाम का वही 4 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो फिरोजपुर की गांव के कुछ महिलाएं होती हैं, तो अपने कुछ जो फालतू जो जानवर होते हैं उनके चारे की व्यवस्था करने के लिए मौके पर ठीक अपने ही गांव से कुछ महिलाओं को साथ लेते हैं, और लेने के बाद वहां से लगभग कुछ किलोमीटर दूर पर ठीक हेमपुर का ही डिपो का एक जंगल। अब उसी जंगल में वह जो महिलाएं होती हैं साथ मिलकर घास काटने लग जाती है। तभी उसी महिलाओं में से एक महिला की जो नज़र होती है वह जाती है झाड़ी में। लेकिन जब झाड़ी में जाती जो नज़ारा देखती है तो पूरी तरह से चौंक सी जाती है, वहीं चीख पड़ती है। लेकिन उसकी चीख की आवाज़ सुनकर आसपास जितनी भी महिलाएं होती हैं मौके पर इकट्ठा हो जाती हैं। वह भी नज़र मारती उस झाड़ी में देखती है एक युवती पूरी तरह से मृत अवस्था में वहीं पड़ी हुई है। इस तरह का हश्र देखकर तुरंत वहाँ की जो महिलाएं होती हैं अब चीखती चीखती अपने गांव फिरोजपुर आती है। आने के बाद काफ़ी लोगों को इस चीज़ की बारे में जानकारी भी दे बैठती है, लेकिन इसकी खबर जाकर उस गांव के रहने वाले जो प्रधान होते हैं अब गौतम को लग जाता है। लगने की वजह से तुरंत इस मामले को वह भी काफ़ी गंभीर से लेते हैं, लेकिन उसी वक्त अपने नज़दीकी पुलिस थाने में अब फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अब कुलदीप सिंह जैसे खबर पाते उसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी और साथ में फोरेंसिक टीम को भेजवा देते हैं। अपने दल बल टीम को लेते हैं, महिलाओं के बताए हुए उसी घटना पर पहुँचते हैं बिना टाइम गंवाए। लेकिन जैसे ही पहुँचते तो नज़ारा देखते हैं पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं। महिला के डेड बॉडी के करीब जाते हैं तो तरीके से निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि महिला को झूम रहे लगभग वही 19 से 20 साल के बीच ही दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके शरीर पर कोई भी चोट मटोट का निशान भी नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, गले पर काफ़ी काले काले निशान दिखाई देते हैं, जिसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, इस महिला की जो मौत हुई है ना, या सांस फूलने की वजह से हुई है। लेकिन इस जगह पर इस महिला की मौत नहीं हुई है, बल्कि इस महिला की मौत किसी और जगह पर हुई है और लाकर बॉडी को यहाँ डंप कर दिया गया है। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ पर खड़े मौके पर जितने महिलाएं होते हैं, मौके पर जितने लोग मौजूद होते हैं, सभी लोगों से पूछताछ किया जाता है क्या इस महिला को कोई जानता या पहचानता है। तो वहाँ जो खड़े लोग होते हैं उस समय उस महिला की शिनाख्त करने से इनकार कर जाते हैं। तब तक 7 के टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा छाने लग जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम थाने लौट आती है। थाने आने के बाद अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा अब दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उस अज्ञात डेड बॉडी का जो फोटो होता है अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में अब पोस्ट कर देते हैं, और साथ में जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले
एक कड़ा कदम उठाने के लिए एक टीम गठित करती है और साथ में मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है, ताकि अगर आसपास कोई भी महिला गुमशुदा हो, इस महिला की कोई लड़की अपने घर से बिना बताए निकल गई हो, तो उसके बारे में जानकारी हमें जल्द जल्द लग सके। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है और साथ में अपने जितने भी नज़दीकी गांव हैं सब में पूछताछ करने के लिए टीम को भेजवा भी दिया जाता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से इधर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी कुछ ही घंटे बीतते हैं। उसी वक्त एक महिला थाने में पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद तुरंत ही वहां के थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं उन्हीं के सामने कहने लग जाती है कि साहब, हमें कल एक न्यूज़ मिला, वह महिला का अज्ञात महिला थी, एक बार आप हमें उसका फ़ोटो दिखा दीजिए तो हो सकता है उसको हम शिनाख्त कर लें। पुलिस की टीम करने लग जाती है कि आखिर आप लोग हैं कौन। वह जो महिला होती है वहीं खड़ी होती है, वह अपना नाम अब बबीता बता देती है। अपने पति शंभू गिरी के साथ में मौके पर वहीं खड़ी होती है। पुलिस की टीम पूछने लग जाती है कि आखिर आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं। तो इधर बबीता कहने लग जाती कि साहब, हम लोग ना काशीपुर के ही जो विजयनगर पड़ता है उसी का नई बस्ती है, वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन साहब, हमारी अपनी एक बहन है जो 2 दिन से दिखाई नहीं पड़ रही है, अब जिसका नाम सुनियाना होता है, जिसकी उम्र साहब 20 साल के आसपास होती है। वहाँ के थाना प्रभारी अब कुलदीप सिंह जैसे बबीता के बात को सुनने के बाद वो उनको भी यकीन होने लग जाता कि बस करो, अज्ञात महिला हो सकता है सुनियाना ही हो। पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त अब सुनियाना को फ़ोटो को इधर बबीता को दिखाती है और जैसे बबीता देखे तो उसी समय शिनाख्त करी। पुलिस की जो टीम होती है इधर बबीता और साथ में शंभू गिरी को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक उसी मोर्चरी में पहुंच जाती है। लेकिन मोर्चरी में जैसे ही बबीता उस अज्ञात महिला के डेड बॉडी को देखती है तो करीब जाती, वहीं पर दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ती, कहने लग जाती कि साहब, या तो हमारी अपनी बहन है सुनियाना। पुलिस की जो टीम होती है इधर बबीता और शंभू गिरी की चेहरों को बड़े ध्यान से देखती है। देखने के बाद जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि ठीक यही बबीता की अपनी बहन सुनियाना है, तो पुलिस की जो टीम होती है इधर बबीता और साथ में शंभू गिरी से दोनों से पूछताछ करना वहीं शुरू कर देती है। पुलिस की टीम इधर जब बबीता से पूछताछ शुरू कर देती है तो बबीता पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब, हमारी बहन की जो शादी होती है 7 महीने पहले ही सार बंटी यादव से होती है। बंटी यादव के साथ हमारी जो बहन होती है इधर सुनियाना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश होती है। लेकिन साहब, यही 23 मई का दिन होता है और उसी दिन हमारी जो बहन होती है हमारे साथ मौके पर हमारे ही कमरे नई बस्ती में पहुंचती है, वहां रहती है। लेकिन साहब, जैसे शाम का टाइम होता है उसी वक्त बंटी आता है और बंटी हमसे कहने लग जाता है कि हम सुनियाना को अपने साथ ले जा रहे हैं और गड्ढा कॉलोनी में एक किराए का कमरा दिखाएंगे और वहीं दोनों हम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो हमारी जो बहन होती सुनियाना मौके पर अपने पति अब इधर बंटी यादव के साथ साहब अब घर से निकल जाती है और निकलने के बाद साहब अब दोबारा वह घर लौट कर नहीं आती है। इसीलिए साहब में पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि उसको गायब करने में बंटी यादव का ही हाथ है। पुलिस को जब यह शंका होता ना, पुलिस की जो टीम होती है इधर बबीता से कुछ और पूछताछ करते, पूछताछ करने के बाद पुलिस की एक टीम अब बंटी यादव के पास पहुंचती है। जब बंटी यादव के पास पहुंचती है तो बंटी जो होता ठीक अलीगढ़ ही रोड पर ही रहने वाला होता है। उसके घर जब पहुंचती पता लगता है बंटी यादव तो अपने घर है। पुलिस की टीम बंटी यादव से जब पूछताछ करती है इधर सुनियाना के बारे में, तो बंटी यादव पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि हाँ साहब, हमने सुनियाना को अपने साथ लिया था और लेकर गड्ढा कॉलोनी में गए थे। वहाँ जाने के बाद एक बढ़िया सा आलीशान कमरा किराए का होता है, वही दिखाते हैं और दिखाने के बाद साहब इधर हम सुनियाना को अपने साथ लेकर घर पहुंचाते हैं। लेकिन साहब जब पहुंचते हैं ना, कुछ देर बीतता तो उसी वक्त सुनियाना हमसे बिना बताए कहीं चली जाती है और लेकिन साहब दोबारा लौट कर नहीं आती। लेकिन साहब सुनियाना की एक कमज़ोरी होती है, वह एक मंदबुद्धि किस्म की औरत होती है। बिना बताए घर से कहीं भी निकल जाया करती थी। हमारे परिवार वाले उसकी काफ़ी ज़ोरों तौर तरीके से भी तलाशी करते थे, लेकिन मिलती थी ज़रूर, चाहे 4 घंटे या 5 घंटे लग जाए। पुलिस की जो टीम होती है इधर बंटी की जब बात सुनती है, सुनने के बाद उसके बात में कुछ ना कुछ सुराग दिखने लग जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त बबीता जिस कॉलोनी में रह रही होती है और साथ में जो इधर सुनियाना का जो अपना ससुराल होता है
पुलिस की टीम उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी मौके पर फुटेज होते हैं सभी को पुलिस की टीम अब चेक करना शुरू कर देती है। लगभग ऐसे 40 सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीम चेक करती है, लेकिन किसी में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस की टीम इधर तब भी सीसीटीवी फुटेज चेक करना अब नहीं छोड़ती। तभी चेक करते करते जब कुछ घंटे का वक्त बीत जाता तभी पता चलता है कि 23 मई का ही अब दिन होता है। वही लगभग शाम का टाइम होता है। उसी वक्त डढियाला रोड पर ही एक सीसीटीवी कैमरा जब लगा होता है, पुलिस की टीम जब उसको चेक करती है तो पता चलता है कि ठीक शाम के टाइम में ही सुनियाना जो होती है मौके पर एक संस्था की टीम वहाँ खड़ी होती है जो मौके पर खाना बांट रही होती है। उन्हीं से खाना लेती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। पुलिस के सामने थोड़ी बोड़ी यही सुराग दे दी जाती है, लेकिन पुलिस को पहले ही पता होता सुनियाना जो होती है अपनी बहन के पास गई होती है। लेकिन पुलिस की टीम इधर सीसीटीवी फुटेज को चेक करना नहीं छोड़ती, काफ़ी मेहनत करती है। और जब मेहनत करने लग जाती तो पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज निकल के आ जाता है पूरी तरह से सच्चाई के ही बिना पर। पता चलता है ठीक है जो काशीपुर है टांडा जो मेन चौराहा पड़ता है, अब उसी चौराहा के आसपास एक रामनगर रोड निकलती है, रेलवे क्रॉसिंग। उसी रेलवे क्रॉसिंग पर इधर सुनियाना के साथ उसकी अपनी जो बहन होती है बबीता, और साथ में इधर सुनियाना का ही अपना पति होता है बंटी यादव, एक ही साथ आगे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही अब रामनगर के इलाके में जाती है वहाँ लोगों से पूछताछ करती है, और जब लोगों से पूछताछ किया जाता है पता चलता है कि ठीक है यहीं पर 2 औरत और साथ में एक व्यक्ति इसी पटरी पर इसी रास्ते से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस की टीम जो होती है इधर जब लोगों से पूछताछ करती है पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, इसमें सुनियाना की जो अपनी बहन बबीता और साथ में सुनियाना का अपना जो पति है अब बंटी का ही हाथ है। पुलिस की जो टीम उसी वक्त बिना किसी आगे जांच पड़ताल के अब जाती है। इधर सबसे पहले बंटी और साथ में बबीता को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन जब इधर बबीता और साथ में बंटी से पूछताछ किया जाता है तो पहले तो इधर तक की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही बबीता के सामने वही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल के दिखाती है तो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बिना टाइम गंवाए पुलिस के सामने सुनियाना का हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई इधर बबीता और साथ में बंटी यादव रखते हैं, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में बिहार प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है गोपालगंज, ठीक उसी में ही मलाई टीला जाना माला इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला होता है अब शंभू गिर, जिसके अपने माता पिता भी होते हैं, अपने टोटल 2 भाई होते हैं। लेकिन शंभू गिर के पास थोड़ी बहुत उपजाऊ ज़मीन भी होती है, वह उसी में जाकर मौके पर खेती भी कर लिया करता था। उसके पास ठीक ठाक पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन शंभू गिर जो होता है अब जैसे ही शादी की जगह पर पहुंचता है तो उसी वक्त उसके घर वाले अब उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। तभी इधर शंभू गिर के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि जो ठकना बाज़ार है उसी ठकना बाज़ार इलाके की रहने वाली होती है अब बबीता गिर। और जैसे बबीता के बारे में पता चलता है तो बबीता के जो परिवार वाले होते जाते इधर शंभू के परिवार वालों से बात करते हैं और इधर शंभू और साथ में बबीता की जो शादी होती है तो तरीके से हो जाती है। बबीता भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होती, लेकिन एक नंबर की हट्टी कट्ठी भी होती है। लेकिन बबीता जो अपने ससुराल में जाती है तो सबसे पहले अपने ससुराल में अपने पूरे परिवार वालों का दिल बड़ी जल्दी जीत लेती है। लेकिन बबीता इधर जब अपने पति के साथ रहने लग जाती है तो उसके जो शौक़ होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और शंभू जब इस शौक़ को देखता बड़े समय पड़ जाए उसको भी लगने लग जाता है अब यहाँ रहकर हमारी पत्नी की जो शौक़ है पूरा होने वाले नहीं है। तो उसी वक्त इधर शंभू खुद फैसला लेता है और लेने के बाद अब अपने परिवार को छोड़ता है और साथ में अपनी पत्नी को छोड़ छाड़ कर अब काशीपुर चला जाता है। अब काशीपुर जाने के बाद ठीक वहीं विजय जो नगर पड़ता है, नई बस्ती पड़ता है, उसी बस्ती में जाकर अपने यार दोस्तों के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन उसी इलाके में एक फैक्ट्री होता है, अब उसी फैक्ट्री में जाकर मौके पर नौकरी करने लग जाता है। नौकरी करते वक्त जो होता है उसी समय उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है अब इधर धीरे धीरे शंभू को काफ़ी उस फैक्ट्री का महत्व देने लग जाता है, जिसकी वजह से शंभू उसी फैक्ट्री में जाकर एक कमरा पा जाता है और वहीं पर अब रहना शुरू कर देता है। जब रहने लग जाता है इधर उसकी जो अपनी पत्नी होती है बबीता जब अपने ही ससुराल में रह रही होती है तो उसकी जो ज़िंदगी होती है बड़ी अजूबा लगती है,
क्योंकि बबीता कभी अपनी ज़िंदगी एक घर में कैदों की तरह नहीं गुजारना चाहती। वह चाहती थी खुले माहौल में रहे, हम भी अपने पति के साथ बाहर घूम घाम कर मौज गश्ती करें। यही सब सोच साझ कर बबीता अपने ससुराल में परेशान भी हो जाती है। इधर अपने पति के ऊपर खुद दबाव मानना शुरू कर देती कि हम भी अपने साथ अब काशीपुर ले चलो। लेकिन दूसरी तरफ शंभू यही बात सुनकर वह भी परेशान हो जाता है। जब थका हारा हो जाता है तो ठीक फैसला भी ले लेता है और उसी वक्त अपनी पत्नी जो होता है अब बबीता को अपने साथ लेता है और लेने के बाद ठीक काशीपुर पहुंचता है और उसी विजयनगर के ही नई बस्ती में जाकर खुद एक बगल में एक नया कमरा किराए का ले लेता है और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ अब रहना शुरू कर देता है। अब रहते रहते जैसे कुछ सालों को वक्त बीतता है तो बबीता टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन बबीता जब 2 बच्चों की माँ बनती है तो शंभू का जो खर्चा होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह परेशान हो जाता है और परेशानी की वजह से उसके घर में अब कला पनप जाते हैं। पनपने की वजह से इधर बबीता भी परेशान हो जाती है कि आखिर इसका निवारण का रास्ता कैसे निकाला जाए। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है क्यों ना चलकर हम भी कहीं मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दें। तभी बबीता भी अपने काम की तलाश में लग जाती है, अपने पति से राय मशवरा लेती है कि हमारी भी कहीं नौकरी लगवा दो। इधर शंभू भी काम की तलाश में लग जाता है। तभी बबीता की उसी इलाके की रहने वाली कुछ अपनी सहेलियां होती हैं, क्योंकि बबीता कई सालों से उस इलाके में जब रही होती है तो उसके काफ़ी सहेलियां भी बन जाती है, काफ़ी मान सम्मान भी मिलने लग जाता है। लेकिन हाँ, बबीता उस इलाके में रहने की वजह से उसके चाल और ढाव जो होते हैं पूरी तरह से बदल जाते हैं, यानी कि उसी हिसाब में उसी जगह में पूरी तरह से शहर के भाव में ढल जाती है। ढलने की वजह से लोग उसे जानने पहचानने लग जाते हैं। तभी उसी बीच बबीता को पता चलता है कि ठीक है, बड़े बड़े फ्लैटों में काफ़ी सारी नौकरानियों की आवश्यकता है। जो पता लगता बबीता जो थी ठीक है, अब वही पता करना शुरू करती, उसको भी अब जाकर बड़े बड़े मकानों में इधर मालिकों के यहाँ काम भी मिल जाता है। उनके घर में जाती, झाड़ू पोछा लगाती, झाड़ू पोछा लगाने के बदले उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, जिसकी वजह से उसके घर का जो पारिवारिक खर्चा होता है तो तरीके से चल पाता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े मालिकों के द्वारा बबीता को काफ़ी सारे कपड़े या बर्तने या कुछ भी गिफ्ट उसके हाथों में मिल जाते हैं। यही सब पाकर बबीता जो थी बड़े बेहतर तरीके ढंग से अपने काम को निभाने लग जाती है। इधर शंभू को भी एहसास हो जाता है कि बबीता की वजह से हमारे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी होती बड़ी खूबसूरत तरीके से अब चल पा रही है। लेकिन ऐसे चलते चलते कई सालों का जब वक्त और बीत जाता है तो इधर बबीता जो होती है ठीक है, कई साल बाद एक और बेटी को जन्म दे देती है, यानी कि बबीता अब 3 बच्चों की माँ बन जाती है। लेकिन बच्चों के पालन पोषण में बबीता अब कोई कमी रखना भी नहीं चाहती थी और ना रखती है। समय के हिसाब से बबीता की जो ज़िंदगी होती है खूबसूरत तरीके से चलने लग जाती है। लेकिन हाँ, बबीता भले ही 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन देखने में कोई भी नहीं कहने वाला होता है कि बबीता की जो उम्र होती है अभी 22 साल के आसपास नहीं होगी। इसलिए बबीता अपने रौग और तरीक़ों को दिखाने के लिए अपने चाल ढलन को और बदलाव में लाना शुरू कर देती है। लेकिन जिस मकान मालिक के यहाँ नौकरानी की काम करती थी, लेकिन जिस प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ इधर बबीता नौकरानी की काम करते थे, और वही प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम करने वाला एक माली होता है विजय कुमार यादव, उसी का अपना बेटा होता है इधर बंटी यादव। बंटी यादव जिसकी उम्र लगभग वही 19 साल के ही आसपास पहुंची होती है। लेकिन बबीता की जो उम्र होती है इधर 40 साल पूरी तरह से पूर्ण होने वाला होता है। लेकिन बबीता जब उस जगह काम कर रही होती है तो उसी वक्त इधर अजय कुमार का जो अपना बेटा होता है बंटी का भी अपने पिता के साथ वहाँ उठका बैठका होता है। उठका बैठका की वजह से बबीता की जो नज़र होती है अब जाकर बंटी के ऊपर पहुँच जाती है। इधर बंटी की जो नज़र होती है अब जाकर बबीता के ऊपर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे का जान पहचान बनाने के लिए एक दूसरे से राय मशवरा भी लेते हैं। जब जान पहचान बन जाता पता चलता कि बंटी के परिवार में उसकी अपनी टोटल और 3 भाई बहनें भी हैं, लेकिन उसकी जो अपनी माँ होती है वह पूरी तरह से अब कान की ही बहरी होती है, जो उसके घर में पूरी तरह से एक माहौल को ख़राब करके रखती होती है। लेकिन बंटी को वह समय आ जाता है कि हमारे परिवार में जो खर्चा हमारे पिता की बदौलत चल रहा है था। लेकिन इसी बीच जब बबीता की मुलाकात अब बंटी से होता है तो बंटी की बोलचाल बबीता को बड़ी जल्दी भा जाता है। भाने की वजह से दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। और इधर बंटी जो होता है बबीता के मन को भांप लेती है कि आखिर बबीता चाहती क्या है। भले बबीता बंटी की उम्र से 20 साल बड़ी होती है,
लेकिन बबीता को भी अब टाइम नहीं। बात काशीपुर के जो टांडा मोहल्ला पड़ता है, उसी मोहल्ले में जाकर इधर खुद बंटी जो था अपने ही पैसे से एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर इधर दोनों अपने रिश्ते को आए दिन कामयाब करने लग जाते हैं। बेधड़क इनके रिश्ते को अंजाम की जो शुरुआत हो चुकी है। ऐसे चलते चलते लगभग जब कई महीने का वक्त बीतता है, फिर बबीता का अपने परिवार के जो अपने पिता होते हैं अब बबीता के ऊपर दबाव मानने लग जाते हैं, क्योंकि बबीता की एक अपनी छोटी बहन होती है सुनियाना, जो पूरी तरह से मंदबुद्धि होते हैं। उसके जो पिता होते हैं बबीता की जो अपनी बहन होती है सुनियाना की शादी के लिए तो तरीके से ढूंढ ढाल कर काफ़ी ठग जाते हैं। सुनियाना की जो उम्र होती है लगभग 20 साल के आसपास ही होने वाली होती है। लेकिन जब इधर बबीता के पिता परेशान हो जाते हैं, खुद बबीता से कहने लग जाते कि बेटी तुम सुनियाना को ले जाओ अपने पास और उसके लिए अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी वहीं कर दो, क्योंकि यहाँ के लोग जान चुके हैं कि सुनियाना की जो स्थिति है वह कैसी है। इसीलिए जो भी लड़का देखने के लिए आता है तुरंत ही तुम्हारी बहन को देखकर इनकार कर जाता है। अब बबीता को यह बात सुनकर बड़ी अचंभे में डाल पड़ती है। बबीता यह बात जब सुन लेती है तो बड़े अचंभे में पड़ जाती है। उसी समय वहाँ भी ठान लेती है कि ठीक है, अपनी बहन के लिए हम कहीं ना कहीं लड़का जरूर देखेंगे। और उसी वक्त अपनी बहन के लिए अब रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देती है। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़का जो काफ़ी हैसियत वाला है। और जैसे ही इस चीज़ की जानकारी बबीता को लगता, बबीता उसी वक्त अपने पिता के पास फ़ोन कर देती है और सुनियाना जो होती है उसी वक्त सपने की शादी को लेकर बड़ी खुशीमय ज़िंदगी गुजारने के लिए अब शहर का रास्ता देखने के लिए निकल पड़ती है। अपनी बहन के पास पहुंचती है और इधर शंभू के नई बस्ती के इलाके में लिए हुए कमरे जो थे उसी पर अब इधर सुनियाना के साथ रहना शुरू कर देती है। अब जब रहने लग जाती है, इधर जब लड़के वाले सुनियाना को देखने के लिए आते हैं उनको भी पता चल जाता कि सुनियाना की जो स्थिति वह कैसी है। और इसीलिए सुनियाना से शादी करने के लिए रिश्तेदार जो होते हैं इनकार कर जाते हैं, जिसकी वजह से इधर बबीता के ऊपर एक पहाड़ से टूट पड़ता है। काफ़ी अचंभे में रह जाती है। वह सोच में पड़ जाते कि आखिर जो होता है सुनियाना की शादी अब कैसे तैसे कराया जाए। काफ़ी महीने इधर सुनियाना के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं। जब रिश्ते नहीं मिलते तो शंभू गुरु जो होता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस कमरे में रह रहा था उसका किराया काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। एक तो छोटा होता है, छोटा होने के नाते जो होता है इधर ना तो बबीता और ना शंभू के गिरी के बीच रिश्ते अंजाम हो पाते, क्योंकि बबीता के परिवार में उसके अपने 3 बच्चे भी होते हैं, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में यानी कि संबंध जैसी कारनामे घर में नहीं दिए जा सकते थे। इसकी वजह से बबीता का जो मान होता है बंटी के ऊपर फित सा जाता है। लेकिन इधर शंभू जब अपनी पत्नी के ऊपर दबाव मारता है कि सुनियाना को ले जाकर गांव छोड़ दो, सुनियाना भी काफ़ी में पड़ जाती, सोचने लग जाती कि अगर सुनियाना को ले जाकर हम गांव में छोड़ देंगे तो इधर हमारा बंटी से मिलना जुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनियाना की वजह से इधर बबीता जो होती है बंटी से मिलजुल पाती थी। बबीता इधर बंटी की इस तरह दीवानी हो जाती है कि उसको ना आगे दिखाई देता है ना कुछ पीछे दिखाई देता है। तभी उसके मन में एक खतरनाक प्लान आ जाता है। उसी प्लान के तहत सोच बैठती है क्यों ना अपनी बहन को बंटी के हवाले कर दिया जाए, यानी कि उसके शादी के बंधन में बंटी को बांध दिया जाए। ये सब सोच साच कर उसी समय बबीता एक चाल चलती है और उसी चाल के तहत अपनी बहन सुनियाना को ठीक उसी टांडा के ही इलाके में जो कमरा होता है उसी कमरे पर लेकर पहुंच जाती है। और बंटी पहुंचता, लेकिन बंटी जैसे पहली नज़र में सुनियाना को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख कर एकदम दीवाना सा हो जाता है। और बबीता ठीक यही चाहती थी कि बंटी कैसे न तैसे कर अब सुनियाना के ऊपर मोहित हो। उसको दिखाई देता है कि बंटी अब सुनियाना के ऊपर पूरी तरह से झुकाव मार रहा है, तो झुकाव को और कामयाब करने के लिए वहाँ से हट जाती है। और दोनों को जब बातचीत करते देखते बड़ी खुश हो जाती है, सोचने लग जाती है कि जब हमारी बहन का रिश्ता बंटी से हो जाएगा तो बहन के नाते हमारा भी बंटी के घर आना जाना हो जाएगा। भले ही हमारी बहन मन बुद्धि की है और उसी का फ़ायदा हम उठाएंगे। यही सब सोच साच कर अपनी बहन को खुद इधर बंटी के सुपुर्द कर देते। लेकिन बंटी वहीं समझौता करने के बाद बंटी को एहसास हो जाता है कि हमें इस लड़की से करीबी बनाना चाहिए। लेकिन इसी बीच बबीता पहुंचती कहने लग जाती है, ये बताओ तुम्हारी बहन से शादी क्या करोगे। यह बात जब सुनता बंटी बड़ी खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि उसी समय बंटी अब बबीता के सामने इधर सुनियाना का हाथ मांग लेता, जिसकी वजह से बबीता को लगने लगता हमारा जो प्लान है पूरी तरह से अब कामयाब हो रहा है। इधर जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में बंटी अपने घर पहुँचता है। और जब घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपने पिता अजय को जानकारी जब देता है तो पूरी तरह से सन्न से रह जाते। वह जानते थे
कि बबीता एक चालाक किस्म की औरत है, बिना फ़ायदे के एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। आखिर वो अपनी बहन को बंटी के हवाले कैसे कर रही है। इसीलिए अजय जो होते हैं अपने बेटे बंटी को काफ़ी समझाते बुझाते हैं कि बेटे वह जो कर रही है सिर्फ अपने मकसद से कर रही है, इसलिए तुम आज ही उसका रास्ता छोड़ दो। लेकिन बंटी जो होता है अपने से 20 साल की उम्र से बड़ी औरत बबीता के प्यार में इस तरह दीवाना हो जाता है, ना अपने पिता की बात सुनता है, ना किसी अपने हितैषी की बात सुनता है। वह बबीता को पाने के लिए, बबीता की हर बात मानने के लिए हर तरह तैयार रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बबीता को पता चलता है कि उसके जो अपने पिता हैं अजय सुनैना के शादी के खिलाफ है, तो उसी वक्त खुद बबीता पहुंच जाती। अजय से जब बात करने लग जाती, अजय इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन वहीं पर कह देती है कि समझ लो तुम्हारे बेटे के ऊपर क्या बीतेगी जब वह थाने में जाएगा। यह बात जब सुनते हैं अजय चौक से जाते कहने लग जाते हैं किस कारण हमारा बेटा थाने में जाएगा। बबीता कह देती है क्योंकि तुम्हारा जो अपना बेटा है इधर बंटी हमारी बहन सुनैना के साथ प्रेम संबंध में बन चुका है, इसकी जानकारी पूरे परिवार वालों को है। समझ लो अगर थाने में गए तुम्हारे बेटे के ऊपर शोषण का मुकदमा दायर कर, समझ लो तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए। इसलिए हम चाहते हैं जैसे ही हमारे बेटे जैसे ही बंटी कर रहा वैसे करने दो। और दोनों मिलकर अब शादी भी करने वाले हैं। लेकिन इस तरह की बात जब अजय कुमार यादव सुनते हैं, सुनने के बाद पूरी तरह से चुप हो जाते और दोबारा ना अजय और ना इधर बंटी और साथ में सुनैना के बीच में दखल देने के लिए कभी राजी भी नहीं होते हैं। और इस तरह सुनैना और साथ में बंटी के जो प्रेम प्रसंग होते हैं चलने लग जाते हैं। लेकिन इधर बबीता की एक चाल होती है कि जल्द जल्द दोनों की शादी करवा दिया जाए। तभी घटना से मात्र 7 महीने पहले जो होता है अब बंटी की अपनी बहन होती है, उसी का जन्मदिन होता। उसी के जन्मदिन के पार्टी में मौके पर बबीता अपनी बहन को एक दुल्हन की तरह सजा धजा कर बंटी के घर में पहुंचती है। लेकिन जब वहां दुल्हन की तरह अजय देखता सनस रह जाता है। अजय समझ जाता है कि आज बबीता अपने काम के मुताबिक यहाँ काम करने आई हुई है। तो उसी वक्त जो होता है बबीता एक पंडित लाती है और लाने के बाद बंटी और बबीता के दोनों की शादी करवा देती है। और वहीं शंभू गिर जो होता है कन्यादान खुद इधर अपनी शाली सुफियाना का कर देता है। करने के बाद इधर बबीता और शंभू गिरी अपने घर चले आते हैं और बंटी और साथ में इधर सुफियाना दोनों तौर तरीके से पत्नी पत्नी की तरह उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर बबीता को जब मन करता तब वह तुरंत ही अपने घर से निकलती और बहन से मिलने के बहाने बंटी के कमरे में जाती, फिर उसके रिश्ते को वहीं रहकर अंजाम भी देती है। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है धीरे धीरे इधर बंटी के सामने सुफियाना के जो मानसिक जो रिवाज जो इसके दबे हुए भाव होते हैं पूरी तरह से बाहर आने लग जाते हैं। क्योंकि सुफियाना रात बिरात कभी भी चीख चिल्ला पड़ती, कभी भी घर के दरवाजे पीटने लग जाती, कभी भी उठकर बाथरूम पे तार जाती, कभी भी कुछ तरह की बातें करती, जिसकी वजह से बंटी को भी शंका होने लग जाता है कि इधर सुफियाना एक मंद किस्म की औरत है। और जब इस तरह की जानकारी लगता है तो अजय भी पूरी तरह से सनस रह जाता है, क्योंकि उनकी जो पत्नी होती एक तो बहरी से होती और दूसरी जो बहू मिली पूरी तरह से मंदबुद्धि निकली। उनको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के ऊपर पूरी तरह से दुखों का पहाड़ टूट चुका है। बंटी भी समझ जाता है कि चलो बबीता ने ही अपने फ़ायदे के लिए अपनी बहन को हमारे पल्ले बांधा। वह भी समझ जाता है कोई बात नहीं, चलो घर की काम सुफियाना करेगी और बाहर मिलकर हम दोनों अपने रिश्ते को अंजाम देंगे। लेकिन जब कुछ महीने बीतते हैं तो बंटी को भी लगने लग जाता है कि अब हमें सुफियाना से छुटकारा लेना चाहिए। तो उसी वक्त बबीता के पास जाता कहने लग जाता है हम तुम्हारी बहन को अपने पास रखने के लिए हरगिज़ सब तैयार नहीं हैं। बबीता कहने लग जाती कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाले। इसीलिए बबीता अपने पति शंभू से कहती है। तो शंभू जो होता कहने लग जाता है कि अब तुम अपनी बहन को ले जाओ अपने ही गाँव, अब बिहार में छोड़ जाओ। लेकिन बबीता जब सुनती है बड़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बबीता बंटी के प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है कि वह दीवानी के अलावा उसको कुछ सुझाव ही नहीं देता। चाहे उसकी बहन हो चाहे अपने रिश्तेदार हो, सबको ताक पे रख देती है। सोचने लग जाती है इससे बढ़िया अपनी बहन का ही क्यों ना क्यों ठिकाना लगा दे, ताकि हमारा दोनों मिलना जुलना अब जारी रहे। और उसी वक्त बंटी के पास पहुँचती है। पहुँचने के बाद अपनी बहन के बारे में इस तरह के हरकत कंडे कारनामे की जानकारी देते तुरंत बंटी जो होता है अपनी नई निवेली पत्नी जो होती है अब इधर सुफियाना को अपने रास्ते से हटाने के लिए बबीता के साथ प्लान बना लेता है और उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग भी जाता है। और तभी ठीक है 23 मई साल 2020 का ही वक्त होता है। उसी वक्त पूरे भारत में कोरोना का प्रकोप चढ़ा होता है। लेकिन भारत में जैसे ही थोड़ी बहुत ढिलाई दिखती है तो ढिलाई का फ़ायदा उठाने के लिए बबीता और बंटी दोनों तैयार हो जाते हैं।
बंटी एक प्लान के तहत खुद जो होता है इधर जिस मकान में रह रही होती है, इधर बबीता अपने पति शंभू के साथ उसी मकान में बंटी और पहुंचता है और वहीं से इधर अपनी पत्नी सुफियाना को अपने साथ लेता है और वहीं से बोल के निकल जाता है कि गड्ढा कॉलोनी में जा रहे हैं एक किराए का कमरा दिखाने के लिए। और जब निकल जाता है, कुछ मिनट बीतता है तो पीछे पीछे बबीता भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद इधर तीनों एक साथ हो जाते हैं और तीनों मिलकर जाते सरकारी अस्पताल के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहीं सुफियाना बैठ जाती है और इधर बबीता और साथ में बंटी दोनों साइड में जाते फिर अपने प्लान के बारे में पूरी तरह से एक दूसरे से राय मशवरा लेते हैं। और राय मशवरा लेने के बाद तुरंत उसी वक्त सुफियाना को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक रामनगर जाते हैं। और रामनगर जब पहुँचते हैं तो जो रेलवे ट्रक होता है उसी पर चलना अब शुरू कर देते हैं। और जब चलने लग जाते हैं तो उसी को सुफियाना कहने लग जाती है कि हमें प्यास लगी हुई है। इधर प्यास लगने की बात सुनकर बंटी जो होता है उसी समय पानी पिलाने का फैसला लेता है। कहने लग जाता है कि तुम फिरोजपुर जब पहुंचेंगे तो वहीं पर एक बढ़िया सा नल मिलेगा, वहीं पानी पी लेना। यह बात जब सुनती है तो सुफियाना उसी समय राजी हो जाती है, लेकिन जैसे ही फिरोजपुर पहुंचते हैं तो साइड में ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहीं सुफियाना को पानी पिलाते हैं, लेकिन जब पानी पिलाते हैं देखते हैं चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा फहरा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल होता है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने घर में मौके पर बैठे होते हैं। अब इसी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर बबीता और बंटी जो होते हैं इधर सुफियाना को अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने प्लान को कामयाब करने के लिए लग भी जाते हैं। लेकिन तभी उसी रेलवे ट्रैक पर चलते चलते हेमपुर डिपो के जंगल में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनको दिखाई देता है बड़ा अच्छा सा मौका है, तो उसी वक्त वहीं दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद सुफियाना को वहीं धर दबोचते हैं, फिर उसका वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बॉडी को ले जाते हैं, उसी साइड झाड़ी होता है उसी झाड़ी पर डंप कर देते हैं। फिर उसी बगल में इधर सुफियाना के जो सारे कपड़े होते हैं, बैग होता है, वहीं पर रख देते हैं। बबीता का एक प्लान का हिस्सा होता है बैग, क्योंकि उसको पता होता है कि जब भी सुफियाना घर से निकलती है तो ये अपना पूरा सामान लेकर निकलती है। उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से बबीता सुफियाना के बैग उसके सर के पास रख देती, फिर वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल गई, जिसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रा सा जाता है कि आखिर एक बहन अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इस तरह से अपने काम को अंजाम दे सकती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद बबीता के तहरीर पर आती है, पुलिस की जो टीम होती है बबीता और साथ में बंटी यादव को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देते हैं। और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया जाता है और ले जाकर इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।